इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं लिमिट। लिमिट यानी कि सीमा। इस सीमा के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो लिमिट को स्टडी करने से पहले अब मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक क्वांटिटी पहले स्टडी करेंगे। ओके, तो उन क्वांटिटीज को देखिए वो कौन कौन सी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ में हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है नंबर के बेसिस पर। तो मैथ में नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो कांस्टेंट नंबर होते हैं और एक कौन से होते हैं? वेरिएबल नंबर। तो ये जान लेते हैं पहले कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है और वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले ले रहे हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू हर सिचुएशन में क्या बनी रहे? नियत बनी रहे और परिवर्तित ना हो। इसकी वैल्यू हर सिचुएशन में क्या होनी चाहिए? नियत रहनी चाहिए। ऐसी नंबर को, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। जैसे पाई एक नंबर है, ई एक नंबर है, 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं? 22/7। या फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। तो यदि हम पाई की वैल्यू 22/7 रखें या फिर 3.14 रखें, इसके अलावा पाई की वैल्यू हम नहीं रखते। तो पाई क्या है? कांस्टेंट है हर सिचुएशन में, क्योंकि हमको पाई की वैल्यू हमेशा क्या लेनी पड़ती है? 22/7 लेनी पड़ती है या फिर 3.14 लेनी पड़ती है। इसी तरह से ईवी क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.713। तो ई की वैल्यू हम इतनी ही रखेंगे, ना ज्यादा रखेंगे ना कम रखेंगे, इसलिए ईवी क्या है? कांस्टेंट है। तो वे नंबर जिनकी हर सिचुएशन में वैल्यू क्या रहती है? नियत बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, उनको क्या कहेंगे? कांस्टेंट नंबर कहेंगे या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी कहेंगे। जैसे 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा और 1 ही लिखा जाएगा। 2 है तो 2 ही रहेगा और हमेशा कितना लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा हर एक सिचुएशन में। तो ऐसे नंबर को कौन से नंबर कहते हैं? हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। अब दूसरे तरह के नंबर भी हमको मिलते हैं जिनकी वैल्यू कंडीशन के अनुसार हम अलग अलग रख सकते हैं, परिवर्तित होती रहती है। तो जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, ऐसे वाले नंबर को या ऐसी वाली क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं, यानी कि चर कहते हैं। और चर के लिए हमने लिया है सिंबल x है, y है, z है। इस तरह से वेरिएबल के लिए हम ये नंबर यूज करते हैं x, y, z। जिनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी रख सकते हैं। जो हमारी इच्छा है आर्बिट्रेरी होती है, जो हम चाहे वो वैल्यू हम रख सकते हैं अपने मन से। 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें। इस तरह से हमको कोई इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में वो इक्वेशन जो है वो वेरिएबल का इक्वेशन है। उस वेरिएबल के इक्वेशन में हम अपने मन अनुसार वैल्यू को रखेंगे, तो वो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? चेंज होती हुई हमको दिखेगी। ठीक है, तो जिसमें वैल्यू चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ऐसे वाले नंबर को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है, यानी कि चर कहा जाता है। ओके, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे हमको एक सेट दे दिया लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 7 नंबर का क्या दिया है? एक सेट दिया है और इन नंबर में से ही चुनकर हमको x, y, z की वैल्यू रखनी है। इस सेट में से इन्हीं नंबर को चुनकर x, y, z की वैल्यू रखनी है। इसके अलावा किसी और नंबर को हम नहीं ले सकते। तो ये जो नंबर का सेट है, इस सेट में से हम निकालकर वेरिएबल की वैल्यू को रखते हैं, तो इस सेट को क्या कहते हैं? तो इस सेट को हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या है? बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड डोमेन। ठीक है ना? तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वेरिएबल की, उसी सेट का, उसी ग्रुप का हम लोगों ने क्या नाम रखा है? डोमेन नाम रखा है। राइट? तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो उसकी वैल्यू है हमको वही रखनी पड़ती है। ऐसे नंबर को तो हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। वेरिएबल क्या होती है? जिनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, हम अपने मन अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमको एक सेट दिया जाता है और उस सेट में से ही वेरिएबल की वैल्यू को हमको पुट करना होता है, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? आंसर है डोमेन कहते हैं। तो ये 3 चीजों के बारे में हो गया, कांस्टेंट के बारे में हो गया, वेरिएबल के बारे में हो गया और डोमेन के बारे में हो गया। अब इसमें अगली चीज हम लेते हैं फंक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको जरा समझिए फंक्शन को। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ क्वांटिटी। फंक्शन क्या है? क्वांटिटी है।
whose value depends on variable, जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वेरिएबल पर डिपेंड करती है। इट विल चेंज ओनली इफ बेस वेरिएबल चेंज। तो फंक्शन एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड करती है, और अभी आपने देखा वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, वो चेंज होती रहती है। तो अगर हमारे पास बेस वेरिएबल है तो बेस वेरिएबल के अनुसार फंक्शन की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया y = x + 1, ये आपको मैंने एक फंक्शन दिया y = x + 1। अब मैंने कहा x क्या है, एक वेरिएबल है, y भी क्या है, आंसर है वो भी वेरिएबल है। हमने आपको बताया कि x की वैल्यू हमने रखी 1, तो यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो आंसर y की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 2, राइट। और अब यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो आंसर है 3 मिलने वाली है, राइट। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू को हम बदल रहे हैं, तो किसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। फिर से x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू हमको 2 मिलती है, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू हमको 3 मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू x की वैल्यू चेंज होने से बदल रही है। तो हम क्या कहेंगे, y फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो आंसर है जिस चीज के अनुसार उसकी वैल्यू चेंज हो वो उस चीज का फंक्शन है। किस चीज को हम चेंज कर रहे हैं, तो आंसर हम x को चेंज कर रहे हैं, तो y किसका फंक्शन होगा, यस x का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, x, क्योंकि y किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगली चीज ध्यान से सुनिए, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन यहां पर y डिपेंड कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो हमने इनके नाम इंडिकेट कर दिए। ये कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो आंसर ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कौन सा वेरिएबल है, तो आंसर इसका नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, याद रखिए। डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है, फंक्शन। ठीक, ओके, तो ये फंक्शन होता है। ठीक, फंक्शन का हमने एक दूसरा डेफिनेशन भी बनाया है, फंक्शन इज एन अलजेब्रिक एक्वेशन। तो फंक्शन क्या है, एक अलजेब्रिक एक्वेशन है which depends on base of independent variable, जो किस पर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये एक्वेशन में y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अब अगली चीज सुनिए, इसको हमने इसका जनरल हमने फॉर्मूला बनाया। जनरल फॉर्मूला हमने किस तरह से बनाया, तो उस चीज को जरा ध्यान से समझिए। इसको किस तरह से लिखते हैं, तो देखिए इसको हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, क्या दिया आपको, x + 1 दिया है, और इसी चीज का नाम क्या है, y। तो ये क्या बन गया, एक जनरल फॉर्मूला बन गया किसका, फंक्शन का, y = fx। और fx की वैल्यू कितनी दी है, x + 1 दी है। हो सकता है x का +1 हो, जो भी एक्वेशन हो, वो एक्वेशन अलजेब्रिक एक्वेशन का ही नाम क्या है, फंक्शन, राइट। अब देखिए जरा, ये जो चीज है f(x), इसको आप f × x नहीं पढ़ेंगे, इसका हमने नाम रखा है, इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, y = fx, यानी कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये इसका क्या हो गया, एक जनरल रूप हो गया, ठीक। अच्छा, हमको डिफरेंट तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं। किस तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे हमने एक्वेशन
इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब हमारा इक्वेशन साइन x के रूप में है, cos x के रूप में है, तो हमारा फंक्शन भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, sin x cos x हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जिस तरह का इक्वेशन होगा उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज का क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर यहाँ पर cos आ गया तो ये cos का फंक्शन है, sin आ गया तो sin का फंक्शन है। तो फंक्शन का मीनिंग आपको ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या चीज है। फंक्शन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू में चेंज नजर आएगा, यस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में चेंज नजर आएगा। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया, फंक्शन के बारे में हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल, डोमेन और फंक्शन के बारे में स्टडी कर लिया कि फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ठीक है, ओके, अब हम डोमेन को एक दूसरी तरह से भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपने देखा कि डोमेन को हम लोगों ने वेरिएबल के बेसिस पर हमने एक्सप्लेन किया कि आपको एक सेट दिया गया है और उस सेट में से जो नंबर दिए गए हैं वही नंबर निकाल कर आप वेरिएबल की जगह पर पुट कर सकते हो किसी इक्वेशन में। तो उस सेट को आप क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो अब हम डोमेन को फंक्शन की बेसिस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डोमेन को अगर हम फंक्शन की बेसिस पर डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, जरा उसको देखिए। हाँ जी, डोमेन। अब डोमेन को दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, डोमेन इज अ सेट और ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर व्हिच फंक्शन हैज रियल वैल्यू। तो डोमेन क्या है, डोमेन सेट या ग्रुप है किसका, ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका क्या होता है, एक सेट होता है या फिर एक ग्रुप होता है, जिसमें से अगर हम वैल्यू को निकालकर अपने फंक्शन में रख देंगे, उस सेट में से अगर हम वैल्यू को निकालकर अपने फंक्शन में रख देंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, रियल आएगी। तो फंक्शन हैज रियल वैल्यू, तो वो फंक्शन को कैसी वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा। इस चीज को जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमको एक फंक्शन दिया गया है f(x) 1/x - 2। तो यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, तो आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जूम कर दो उसको थोड़ा, ठीक है, ठीक। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, इसकी वैल्यू और रियल नंबर हम रख सकते हैं, इसकी वैल्यू और रियल नंबर हो सकती है। बट अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है, लेकिन और रियल नंबर हो सकती है, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 क्यों है? तो आंसर है, देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 को पुट कर देते हैं तो ये किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा इस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका क्या मतलब है, जो आपको एक गिवन सेट दिया गया है उस सेट में से 2 की वैल्यू को छोड़कर जितनी भी वैल्यू होंगी उसके लिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। उस सेट का क्या कहलाएगा, डोमेन। 2 को छोड़कर और पॉसिबल रियल नंबर के लिए ये फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो इस तरह से डोमेन को इस तरह से हमने डिफाइन किया फंक्शन के बेसिस पर। वो हमने इसमें देखा कि डोमेन में सेट में से कौन सी वैल्यू को हमको लेना है, कौन सी वैल्यू को हमने नहीं लेना है। तो हमने एक कंडीशन लगा दी। हमने कंडीशन क्या लगा दी कि x नॉट इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। अगर ये नॉट डिफाइंड है तो इसको छोड़कर जो भी हमारा सेट होगा, जो भी हमारे सेट के पास रियल नंबर होंगे वो क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। राइट, ओके। तो अब तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक क्वांटिटी स्टडी की, जिनमें से हमने नंबर के बारे में स्टडी किया कि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है और कांस्टेंट रहती है हर सिचुएशन, उसको कांस्टेंट नंबर कहते हैं। दूसरा, हमने वेरिएबल नंबर स्टडी किए और वेरिएबल के आधार पर डोमेन को स्टडी किया, फंक्शन को स्टडी किया और फंक्शन के बेसिस पर डोमेन को एक बार दोबारा से स्टडी किया कि किस तरह से हम डोमेन डिसाइड किया करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमको क्या स्टडी करना है, लिमिट। ठीक, तो लिमिट हम कहाँ स्टडी करते हैं, आंसर मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच में हम लिमिट को स्टडी करते हैं, तो आंसर है लिमिट जो है वो मैथमेटिक्स की एक कैलकुलस ब्रांच का हिस्सा है। कैलकुलस क्या है, एक ब्रांच है।
उस ब्रांच में हम लिमिट को स्टडी करते हैं। तो देखिए वो ब्रांच क्या होती है, उसकी एक बार डेफिनेशन समझते हैं। कैलकुलस, कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ। तो कैलकुलस क्या है, मैथ की एक ब्रांच है विच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज। इसमें मेनली हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, आंसर चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। पॉइंट को नोटिस करिए, किसके बारे में स्टडी करते हैं, चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज द पॉइंट द डोमेन चेंज। तो ये डेफिनेशन को पढ़कर हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक डोमेन का सेट है, डोमेन का सेट है लाइक 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रियल नंबर में, रियल नंबर का हमारे पास क्या है, सेट है। अब इस सेट में से हम अपने वेरिएबल, जैसे हमको एक फंक्शन दिया है y = x² + 1, ठीक है, और ये डोमेन का हमको एक क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है। तो अब हमारे पास इसमें ये क्या है, यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम इस सेट में से निकालकर अपने मनचाहा कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो हमको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नजर आती है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो आपको एक डोमेन का सेट दिया, उस डोमेन के सेट में से आपने वेरिएबल को चॉइस कर अपने एक्सप्रेशन में रखा, और एक्सप्रेशन में रखने से फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। तो जिस ब्रांच में इस चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं, चेंज के पोर्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच का ही नाम क्या होता है, कैलकुलस। तो लिमिट भी कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन भी कैलकुलस का पार्ट है, इंटीग्रेशन भी कैलकुलस का पार्ट है। आगे जाके हम कंटिन्यूटी स्टडी करेंगे, वो भी किसका पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है। तो याद रखिए। तो अब हम कैलकुलस में से इसका एक पार्ट लेने जा रहे हैं, लिमिट। तो लिमिट क्या होती है उसको जरा ध्यान से समझिए। लिमिट कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमको ये फंक्शन दिया है, ठीक है, ये फंक्शन हमको दिया है, इसमें x क्या है, एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, तो आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने यहाँ पर एक बाइंडिंग कंडीशन लगा दी कि हम x की ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ये फंक्शन हमने दिया, एक यहाँ पर बाइंडिंग कंडीशन लगाई कि हम x की ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम जिस चीज को अपनाते हैं वो क्या है, लिमिट। तो लिमिट वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आगे जाके हम इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो लिमिट को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को समझेंगे पहले, ठीक है, उसको देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अब हम लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे। लिमिट को स्टडी करने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए, जिससे आपको लिमिट का मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे समझ में आए। ये हमको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन, ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार ये फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दी x = 0, ठीक है, तो x की वैल्यू हमने आपको दे दी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमने आपको दे दी है 0। तो हमको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहली बात x = 0 है, इसको हमको अप्लाई करना है। तो हम डायरेक्टली x = 0 को ही अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि इसको अप्लाई करने का हमने एक तरीका निकाला है। इस तरह से हमने तरीका निकाला है कि हम 0 की तरफ अप्रोच करने वाली वैल्यू को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 0 को अप्लाई नहीं करेंगे। अब उसी तरीके को, उसी मेथड को आपको सीखना है कि आपको जो लिमिट दी गई है उसको आप अप्रोचिंग 0 की तरफ अप्रोच करने वाली वैल्यू को आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। आपको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। तो जरा इस चीज पर ध्यान दीजिए। ये आपने लाइन ग्राफ ड्रॉ किया, ये जो लाइन ग्राफ आपने जो ड्रॉ किया है, इस पर 0 कहाँ आता है, यहाँ पर आता है सेंटर में, ठीक। और हमको लिमिट दी गई है x = 0। तो x = 0 को हमको यहाँ इस फंक्शन में अप्लाई करना है। तो हम डायरेक्ट 0 अप्लाई नहीं करते, इसके अप्लाई करने के दो रास्ते हो सकते हैं। या तो हम इस रास्ते से इसको अप्रोच करें लाइक दिस, या तो हम इस रास्ते से इसको अप्रोच करें लाइक दिस। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला रास्ता पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करेगा, ये वाला रास्ता नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करेगा, और हमको 0 की तरफ अप्रोच करना है, ठीक है। ऐसी 0 की वैल्यू लेनी है जो लगभग 0 के ही क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से चलेगा -1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। इस तरह से हम
जीरो को इस साइड से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो देखिए अब हमने क्या किया, पहले हम इस साइड से चल रहे हैं, तो हमने x की वैल्यू को रखेंगे और फंक्शन की वैल्यू को हम चेक करेंगे। ठीक, तो अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू ले ली हमने 0.01, कितनी ले ली, 0.01। अगर हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू को कितना लेते हैं, 0.01 लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 0.01। ठीक, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को लिया 0.01, तो अब हमको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, 0.001। ठीक है, ये तो हम नेगेटिव डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, राइट। अगर हम इस डायरेक्शन से आएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 1, यहाँ हमको मिलेगा 0.5 और यहाँ हमको मिलेगा 0.1। तो 0.1 हमने अप्लाई किया, तो 0.1 हमने अप्लाई किया इस फंक्शन में, तो हमको क्या मिल जाएगा, 0.01। 0.001 हमने अप्लाई किया तो हमको मिल जाएगा 0.0001, इस तरह से। तो अब आप देख रहे हैं हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमको क्या नजर आ रही है, चेंज नजर आ रही है। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये लगभग किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। भले ही आप इस डायरेक्शन से 0 की तरफ आए, भले ही आप इस डायरेक्शन से 0 की तरफ आए, दोनों ही सिचुएशन में ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। तो हम x की ऐसी वैल्यू हम ले रहे हैं जो 0 की तरफ अग्रसर है, 0 की तरफ जा रही है, तो उसको जब हम अपने फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी एक वैल्यू की तरफ, फंक्शन की वैल्यू भी एक वैल्यू की तरफ क्या होती है, अग्रसर होती है, और वो वैल्यू हमको कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम 0 की तरफ अग्रसर कराते हैं, अप्रोच कराते हैं, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को 0 की तरफ अप्रोच कराते हैं, तो हमें फंक्शन की एक वैल्यू एक निश्चित वैल्यू की तरफ अप्रोच करती हुई दिखाई देती है। फिर से जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को 0 की तरफ अप्रोच कराते हैं, तो हमको फंक्शन की वैल्यू भी उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार एक निश्चित वैल्यू की तरफ क्या करती हुई दिखती है, अप्रोच करती हुई दिखती है। तो हम ये कहेंगे, अगर हम इसको सिंबल दे दें, हमने इसको सिंबल दे दिया कि हम x की वैल्यू को a की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू l की तरफ क्या करेगी, अप्रोच करेगी। तो ये जो l है वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। फिर से सुनिए, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक वैल्यू की तरफ अप्रोच कराते हैं, चाहे हम इस साइड से अप्रोच कराएं, अप्रोच कराने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन हमको वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो उस वैल्यू, जो हमको वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के क्या हो, नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट वैल्यू को हमने अप्रोच कराया x के स्थान पर, तो x के स्थान पर जब हम अप्रोच कराते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ क्या होती है, अप्रोच होती है। तो हम ये कहेंगे कि x टेंड्स टू, इसको पढ़ा जाता है टेंड्स टू, यानी कि x अप्रोच कर रहा है a को, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, l को। तो ये जिस चीज को, जिस वेरिएबल की वैल्यू को अप्रोच करेगा, वही इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब किसी निश्चित वैल्यू की तरफ आप अप्रोच कराएंगे, तो फंक्शन भी किसी न किसी वैल्यू की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा, वही वैल्यू उस फंक्शन की क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है, राइट। तो अब इसको हमने इस एग्जांपल से आपने देखा और इस चीज को हमने लैंग्वेज के रूप में ये लिखा है, यहाँ पर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इफ यदि x टेंड्स टू है a की तरफ, x टेंड्स टू है a की तरफ, x अप्रोच कर रहा है a को, तो फंक्शन भी एक वैल्यू को अप्रोच करेगा, किसको, l को। तो ये जो l है, देन ये जो l है वो क्या कहलाएगी, इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। तो ये फंक्शन की क्या होती है, लिमिट होती है। ये बात आपको समझ में आई। तो ये आपने डिफाइन किया इसको कि लिमिट को किस तरह डिफाइन किया जाता है। अब इसको सिंबल के रूप में हम किस तरह से देखेंगे, क्या उस चीज को देखिए, लिमिट
लिमिट को हम इंडिकेट करते हैं LIM से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ए की तरफ क्या करा रहे हैं, अप्रोच करा रहे हैं, किसमें, अपने फंक्शन में। तो फंक्शन भी एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, वो वैल्यू क्या होती है, एल। तो ए की वैल्यू, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को जब हम यहाँ पर फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो फंक्शन की हमको एक वैल्यू मिलती है, वही वैल्यू क्या कहलाती है, फंक्शन की लिमिट कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को पढ़कर इसको लिखने का, इसको सिंबल के रूप में लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a। तो यहाँ पर x टेंड्स टू a इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तुमको यहाँ लिखना है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस फंक्शन में अप्लाई कर देंगे तो जो लिमिट हमको मिलेगी वो कहाँ आएगी, इसके इक्वल में आएगी। तो ये तो इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। अब हम इसमें अगली चीज लेते हैं। ओके, इधर ध्यान दीजिए, हम इस डायरेक्शन से जाए चाहे इस डायरेक्शन से जाए, हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा, हमने इस डायरेक्शन को तो नाम दे दिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या नाम दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड, और इस डायरेक्शन को नाम दे दिया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर सकते हैं जीरो की तरफ, राइट हैंड साइड से भी हम अप्रोच कर सकते हैं जीरो की तरफ। तो इसका क्या मतलब है, लिमिट दो तरह की होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है जब हम राइट साइड से उसको अप्रोच करें, और एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है जिसको हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये आपने देखा कि x टेंड्स टू a, तो फंक्शन टेंड्स टू होगा किसी ना किसी वैल्यू के लिए, उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन की लिमिट। तो दो तरह की लिमिट होती है, एक फंक्शन की लिमिट होती है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट होती है। तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट दी जाएगी और उस वैल्यू को जब आप अप्रोच कराएंगे, और अप्रोच कराने का भी तरीका मैंने आपको बताया, उस तरीके से जब आप उसको अप्रोच कराएंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी किसी ना किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी, और वो वाली वैल्यू उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। और अब आपने देखा कि जीरो को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से जाओ और एक राइट हैंड साइड से जाओ। तो लिमिट भी कितने तरह की हो जाएगी, दो तरह की, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। तो अब उसको देखते हैं। हाँ जी, इसमें अगली चीज देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो देखिए, अभी आपने देखा था कि जीरो को अप्रोच करने के दो रास्ते थे, या हम लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करें इस नंबर लाइन में, या फिर हम राइट साइड से जीरो को अप्रोच करें। तो लिमिट भी हमको दो तरह की मिलेगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी और एक राइट हैंड लिमिट मिलेगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देखिए, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, और दूसरी होती है हमारी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a। अब दोनों में ही तो हम एक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में। तो आंसर डिफरेंस के लिए हमने इस पर साइन लगा दिया नेगेटिव, जो कि किसको इंडिकेट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि x की वैल्यू हमको a से कम लेनी है, स्मॉलर लेनी है। x की वैल्यू कैसे लेनी है, a से कम लेनी है, स्मॉलेस्ट लेनी है। जबकि राइट हैंड लिमिट में हम सिंबल यूज करेंगे प्लस। क्या सिंबल यूज करेंगे, प्लस। तो ये निशानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाने की निशानी क्या है, नेगेटिव साइन लगाइए, राइट हैंड लिमिट को दिखाने की निशानी क्या है, पॉजिटिव साइन लगाइए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी, इसमें हम x की ग्रेटर वैल्यू को यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में x की स्मॉलर वैल्यू को यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की लिमिट होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है अप्रोच करने का तरीका लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा अप्रोच करने का तरीका क्या है, राइट हैंड लिमिट राइट हैंड साइड से। सिचुएशन याद रखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे इंडिकेट करते हैं, दिस, और इसमें कंडीशन क्या है, x की कैसी वैल्यू होगी, a से कम वैल्यू होगी। जैसे 0 है तो 0 से कम वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होगा, x की बड़ी वैल्यू होगी तो 0 से बड़ी वैल्यू को हम यूज करेंगे, राइट। तो इस तरह से लिमिट हमारी कितने तरह की हो गई, दो तरह से, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और राइट हैंड लिमिट हो गई। तो ये अप्रोच करने का तरीका होता है कि आप
को हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। और उसको देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, हमको फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है और हमको फंक्शन दिया गया है x प्लस 10, जो कि किस पर अप्रोच करना है हमको 5 पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी गई है x टेंड्स टू 5 और ये हमको फंक्शन दिया गया है। हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, ध्यान दीजिए जरा। ये आपको एक नंबर लाइन बनानी है। अब इस नंबर लाइन पर यहाँ पर कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। हमारी हमको कौन सी वैल्यू अप्रोच करनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आंसर है 5। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पर क्या आता है, 5। ठीक, ओके। अगर यहाँ पर 5 आता है तो अब इसको अप्रोच करने के दो रास्ते हैं। एक तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करें और एक हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करें। एक लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच करेंगे और एक राइट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से हम x की वैल्यू को रख सकते हैं। बट हम ये चाहेंगे कि हम x की वैल्यू 5 के नियरेस्ट रखें। 1 2 3 4 रखकर ज्यादा हम कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करते। हम क्या चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रखें, इसके नियरेस्ट रखें। तो कैसे रखेंगे, जरा इस चीज को ध्यान दीजिए। ये हमने इसका ग्राफ के बेसिस पर यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे फंक्शन। ठीक, अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। कहाँ से मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड, यानी कि 5 पे अप्रोच कर रहे हैं। तो 5 को अप्रोच करने के लिए हमने लिया 4.9 जो कि 5 के नियरेस्ट है। तो जब 4.9 हम यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14.9 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 4.99 लिया और नजदीक की वैल्यू ली 5 के, तो अब हमको क्या मिल रहा है, 14.99 मिल रहा है। ठीक, तो ये किसकी बात हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई। अब देखिए राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम ऐसे ही काम करते हैं। ये हमने टेबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या हो गया हमारा फंक्शन। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम 5 को अप्रोच करेंगे कहाँ से, राइट हैंड साइड से। ठीक है, 7 6 5। तो 7 6 तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी 5 से, उसकी नियरेस्ट वैल्यू नहीं है। तो हम 5 के नजदीक की वैल्यू लेते हैं। तो 5 के नजदीक की हमने वैल्यू ले ली 5.001 5.001 जो कि लगभग 5 हम मान सकते हैं। तो जब इस वैल्यू को हम अपने फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 15.001। हमने 5 की दूसरी वैल्यू ली 5.01। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.01। तो अब आप देख रहे हैं कि हम यदि लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं और x को 5 की तरफ अप्रोच करते हैं, 5 ना रखकर 5 की नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, 4.9 लेते हैं या फिर 4.99 लेते हैं, तो हमें फंक्शन की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार एक दूसरी वैल्यू की तरफ अप्रोच करती हुई दिखाई देती है। एक दूसरी वैल्यू की तरफ क्या करती हुई दिखाई देती है, अप्रोच। वो वैल्यू कितनी आ रही है, 14.9 इसके रिस्पेक्ट में, या दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, 14.99 इसके रिस्पेक्ट में, जो कि ये किसको अप्रोच कर रही थी, तो आंसर ये 5 को अप्रोच कर रही थी। तो इसको अप्रोच कराने से फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, तो आंसर है 14.9 को हम 15 मान सकते हैं, 14.99 को भी हम क्या मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर अप्रोच कराने से फंक्शन की लिमिट हमको कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है, लगभग कितनी मिल रही है, लगभग 15 मिल रही है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में देखिए x की वैल्यू को हमने 5 को अप्रोच कराया थोड़ा सा 5 से बढ़ाकर, ठीक है, थोड़ा सा 5 से बढ़ाकर कराया, जैसे 5.001 को अप्रोच कराया तो हमको फंक्शन की वैल्यू मिलती है 15.001 और 5 की और करीब की वैल्यू ली 5.01। 5.01 को जब हम अप्रोच कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, 15.01 इस फंक्शन में रखने पर। रखकर देखिए सॉल्व करके देखिए इतना ही आएगा। तो इस तरह से ये हमको मिलता है, ठीक है। तो जब हम x को 5 की तरफ अप्रोच कराते हैं राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू एक निश्चित वैल्यू की तरफ क्या करती हुई दिखती है, हमको अप्रोच करती हुई दिखती है। और वो वैल्यू कितनी आ रही है, आंसर है 15 आ रही है।
रास्ते से जाए भले ही हम राइट हैंड रास्ते से जाए, दोनों ही सिचुएशन में फंक्शन एक लिमिट को अप्रोच करेगी, वैल्यू को अप्रोच करेगी। वो वैल्यू कितनी है? तो आंसर है फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x टेंड्स टू 5 पर हमको फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या दिया है? ये दिया है x प्लस 10 की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो किसको अप्रोच करेगी? 15 को अप्रोच करेगी, भले ही हम लेफ्ट हैंड से जाए भले ही हम राइट हैंड से जाए। तो 15 इज अ लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन। इसको देखिए, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की कितनी? लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव फंक्शन के लिए कितनी आई? 15 आई। राइट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव कितनी आई फंक्शन के लिए? 15 आई, राइट। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? 15 को अप्रोच कर रही है। राइट हैंड साइड से भी जाने पर किसको अप्रोच कर रही है? 15 को अप्रोच कर रही है। तो 15 क्या कहलाएगी? इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। ओके, ये चीज आपको समझ में। अब इसमें जरा एक चीज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर हमको कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है। राइट हैंड साइड से जाने पर भी हमको क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है अगर ये मान लीजिए इसकी वैल्यू, इसको अप्रोच कराने पर इसकी वैल्यू 14.1 आ जाती या 14.2 आ जाती, तो हम इसको 15 नहीं लिख पाते। उस सिचुएशन में ये किसके नियरेस्ट होती? आंसर 14 के नियरेस्ट होती। अगर ये 14 के नियरेस्ट होती तो लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर फंक्शन किस लिमिट को अप्रोच कर रहा है? 14 को। लेकिन राइट हैंड साइड से जाने पर फंक्शन किस लिमिट को अप्रोच कर रहा है? 15 को। तो इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आती, तो ये फंक्शन क्या हो जाता? एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फंक्शन उस लिमिट पर क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता। फिर से अगर लिमिट अपोजिट आ रही है, एक की 15 आ रही है, एक की 14 आ रही है, तो उस लिमिट के लिए, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो लिमिट है, उस लिमिट के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कब करेगा? जब दोनों लिमिट कैसी आनी चाहिए? बराबर आना चाहिए, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से जाए चाहे हम राइट हैंड साइड से जाए। तो इस चीज को भी हम जरा इसमें लिख लेते हैं। हाँ जी, इस नियम को ध्यान से देखिए, वेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर कॉमन। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी दोनों कॉमन है, एक जैसी है, देन दिस कॉमन लिमिट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो वो वाली लिमिट जो है वो फंक्शन की क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। जो भी आपने एग्जांपल में देखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 15 आई थी और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई थी? 15। तो ये लिमिट उस फंक्शन की क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, देन वी से लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती है तो वो लिमिट हमारे फंक्शन को क्या नहीं करेगी? एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये दो नियम आप आपका याद रखिएगा। अब हम इसी चीज का एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, उसको जरा समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। देखिए, ये हमको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एक वेरिएबल फंक्शन दिया गया है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। तो ये x का फंक्शन है। अच्छा, अब हमको इसमें एक कंडीशन दी गई है x नॉट इक्वल टू 2। तो आप भी समझ रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। कैसे? देखिए, अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो ये तो ऊपर का तो हो गया न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर आप इसको रखते हैं तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 0 का न्यूमिनेटर में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी, जो कि क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब हम 2 नहीं रख सकते, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली हम 2 अप्लाई नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 को अप्रोच कराते हैं। तो 2 वैल्यू ना लेकर 2 की तरफ नियरेस्ट वैल्यू हम लेते हैं। तो देखिए, इस ग्राफ से जरा इसको समझिए। ये हमने लाइन ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर 0 है आपका, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है? 2 है, और 2
हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है, हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी कि 2 को डिफाइन नहीं कर रहा है। डायरेक्ट अगर आप 2 को अप्लाई कर देते हैं तो अब देखिए, अब हम ये लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने का भी आपने तरीका सीखा था। लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 को अप्रोच कराएंगे 2 की नियरेस्ट वैल्यू की ओर, और राइट हैंड साइड से भी हम 2 को अप्रोच कराएंगे 2 की नियरेस्ट वैल्यू। डायरेक्ट 2 अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 2 अप्लाई करने से क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो देखिए कैसे, तो दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी जाएंगे और राइट हैंड साइड से भी जाएंगे, और हमको दोनों ही रास्ते से इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारी फंक्शन की लिमिट सेम आ रही है या फिर सेम नहीं आ रही है। ओके, तभी हम मानेंगे कि ये वाला फंक्शन उस लिमिट पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमको इसको करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। चलिए हम मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं और 2 को अप्रोच करते हैं तो 2 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, ये 1 है, तो 1 से नियरेस्ट जाएंगे, 1 से आगे जाएंगे 2 की तरफ, तो हमने लिया 1.9 जो कि 2 को अप्रोच कर रहा है, 1.99 2 को अप्रोच कर रहा है, 1.999 2 को अप्रोच कर रहा है, इस तरह से। तो x की वैल्यू हमने 2 ना रखी, कितनी रखी, 1.99, जो कि किसको अप्रोच कर रहा है, आंसर है 2 को अप्रोच कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू को जब हम अपने फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 3.99। ओके, फिर हम 2 की तरफ अप्रोच करके दूसरी वैल्यू भी चेक करते हैं 1.9, तो 1.9 में 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है, लगभग 2 मान सकते हैं, तो हमको वैल्यू आती है 3.9। कितनी आती है, 3.9 आती है। अच्छा, अब देखिए, ये तो हमने 2 बार टेस्ट किया लेफ्ट हैंड लिमिट को रखकर 2 की तरफ अप्रोच कराकर। एक बार 2 की स्मॉलेस्ट नियरेस्ट वैल्यू ली, क्योंकि ये वाली जो लिमिट होती है लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। किसकी, स्मॉलेस्ट, एक्स की कैसी वैल्यू लेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने क्या ली है, जो कि 2 से छोटी है, 1.99 या फिर 1.9, ठीक है। अब इस केस में क्या है, राइट हैंड लिमिट में देखिए जरा, राइट हैंड लिमिट में अब हमको 2 को अप्रोच कराना है, तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ी सी बड़ी। तो 2 की वैल्यू हमने थोड़ी सी बड़ी ली। अब हम किस साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 पर क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो 2 से थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, तो 2 से डिफरेंट हमने लिया 2.01, जो कि लगभग 2 के ही नियरेस्ट है। तो जब हम इस वैल्यू को वहां पर रखेंगे अपने फंक्शन में, तो हमारे फंक्शन में वैल्यू आती है 4.01, और यहां पर हम रखते हैं तो वैल्यू आती है 4.001 आती है। फिर से देखिए, हमने इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कराया और x की वैल्यू 2 ना रखकर 0.1 रखी, तो हमको कितना मिल रहा है, 4.01 मिल रहा है। फिर हमने 2 की वैल्यू, दूसरी वैल्यू रखी 2.001 रखी, तो हमको फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4.001 मिल रही है। तो 2 वैल्यू पे हमने इसको चेक किया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम इसमें अगली चीज देखते हैं कि जब हम 2 को अप्रोच कराते हैं इस वैल्यू पर, तो हमको वैल्यू कितनी मिलती है, दिस, और x की यदि हम इस वैल्यू पे अप्रोच कराते हैं तो हमको फंक्शन की वैल्यू मिलती है दिस, जो कि किसके नजदीक आ रही है, आंसर है 4 के नजदीक आ रही है। तो ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है। भले ही इस वैल्यू के लिए देखें, भले ही इस वैल्यू के लिए देखें, किसको अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है। इस वाली सिचुएशन में हमने 2 से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू ली है। अगर हमने थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ली है, जो कि 2 के बराबर ही मानी जा सकती है, बट 2 नहीं है, तो 2 से ज्यादा नंबर वाली वैल्यू है। 2.01 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.01। 2.001 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.001। तो ये भी लगभग किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अब इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि जब हम 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, 2 की तरफ अप्रोच करते हैं तो डायरेक्ट हमको 2 अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 2 अप्लाई करने से हमने पहले ही चेक कर लिया कि हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। अगर नॉट डिफाइन आ रहा है तो हम डायरेक्ट 2 अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम 2 की अप्रोचिंग वैल्यू लेते हैं, उसको सॉल्व करने के 2 रास्ते, एक लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके देखेंगे और एक राइट हैंड साइड से अप्लाई करके देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करके दिया तो नियरेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोचिंग वैल्यू कितनी आ गई, फंक्शन की 4।
और राइट हैंड साइड से अप्लाई करके देखा तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी मानी जाएगी 4 मानी जाएगी। तो हेंस करके हम लिख देंगे हेंस लिमिट ऑफ फंक्शन कितना लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन कितना है x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 की लिमिट कितनी होगी 4। ओके ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है इस तरह से नंबर को भी देखिए ये हमको फंक्शन दिया गया है 2 पर ये लिमिट दी गई है और -1 पर ये लिमिट दी गई है। हमको ये देखना है कि ये फंक्शन इन लिमिट पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक तो देखिए इसको बेसिकली हम डायरेक्टली ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया क्योंकि f(x) ये जो वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है y की वैल्यू दी है और x पर लिमिट कितनी दी है लेस देन एंड इक्वल 0 और ग्रेटर देन 0 ये हमको वैल्यू दी गई है। तो देखिए इसको हम ग्राफ पर किस तरह से ग्राफ के बेसिस पर विदाउट कैलकुलेशन तो ध्यान दीजिए ये नंबर लाइन पर ये वाली जो वैल्यू होती है ये 0 को अप्रोच करती है। ठीक तो ये 1 है ये 2 है ये 1 है ये 2 है और नीचे की तरफ ये -1 है और ये क्या है -2 है। इस डायरेक्शन में ये 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये -1 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो देखिए अप्लाई करते हैं 2 पर हमको लिमिट अप्लाई करनी है दिस x की ये वाली वैल्यू अप्लाई करनी है। तो आप देख रहे हैं कि x लेस देन 0 यानी कि x की वैल्यू 0 से कैसी है यस कम है। तो 0 से कम वाली वैल्यू कहाँ होती है इस साइड में होती है नेगेटिव साइड में। ये कौन सी साइड है नेगेटिव साइड है। ये कौन सी साइड है पॉजिटिव साइड है। ठीक है तो हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं। तो अगर हम नेगेटिव साइड से इसको मूव करेंगे तो 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी x की सबके लिए लिमिट कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो सबके लिए लिमिट 2 आ रही है तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटरवल का साइन बनाएंगे। इसको क्या कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल का साइन। ठीक है ओके अब इस पॉइंट पर क्लोज इंटरवल का साइन हमने बनाया है और इस लोकेशन पर 0 आता है और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 से कम है। ये तो उसकी सिचुएशन आ गई बट इसी सिचुएशन में ये भी तो दिया है कि x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर भी कितना है 2 है लिमिट और x की वैल्यू 0 से कम होने पर भी लिमिट कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो ये पहली वाली सिचुएशन पर लिमिट कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक अब हम दूसरी वाली सिचुएशन की बात करते हैं। इस सिचुएशन में हमको क्या दिया गया है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है किस पर इस लिमिट पर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है इस लिमिट पर। तो देखिए ग्रेटर का मतलब क्या है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इस डायरेक्शन में जितनी भी x की वैल्यू बड़ी आएगी जो कि 0 से बड़ी है 1 है 2 है 3 है 4 है जो कि x की 0 से बड़ी है उन सब के लिए ये वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है। बट यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दिया है। इक्वल का साइन नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0 पर ये लिमिट -1 नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे साइन बनाएंगे आंसर है क्लोज्ड इंटरवल का साइन बनाएंगे। ठीक है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर -1 नहीं है बट x की वैल्यू 1 पर 2 पर 3 पर सबके लिए कैसी आ रही है -1 आ रही है। तो यहाँ पर कैसा साइन लगाएंगे हम क्लोज इंटरवल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर यहाँ पर हम क्या साइन लगाएंगे ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे। ठीक है क्योंकि यहाँ पर x की सारी बड़ी वैल्यू के लिए लिमिट कितनी है -1 है लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए -1 नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ओपन इंटरवल का साइन बनाना पड़ता है। इस वाली सिचुएशन में x की वैल्यू 0 पर भी और x की वैल्यू 0 से छोटी पर भी सबके लिए वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। इस लोकेशन पे भी 2 है इस लोकेशन पे भी 2 है इस लोकेशन पे भी 2 है। तो हम कौन सा साइन बनाएंगे क्लोज्ड इंटरवल का साइन बनाएंगे। बट ये वाली सिचुएशन में इस लोकेशन पर x इक्वल टू 0 है लेकिन वहां पर ये वैल्यू -1 नहीं मिल रही जबकि x की बड़ी वैल्यू के लिए -1 मिल रही है। इसलिए हमको साइन कैसा लगाना पड़ रहा है
ओपन इंटरवल का साइन लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम ग्राफ के बेसिस पर इसको हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक, अब इस टॉपिक में हम लिमिट का क्या निकालेंगे, अलजेब्रा, जोड़ना क्या होता है, घटाना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और डिवीजन क्या होता है। ओके, तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन केवल एक फंक्शन के लिए तो नहीं होगा, दो फंक्शन के साथ ही होगा। ठीक, तो हमने एक फंक्शन मान लिया, हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक फंक्शन है हमारे पास फंक्शन ऑफ जी। ठीक है, एक फंक्शन एफ के रूप में लिखा है हमने, एक फंक्शन हमने काय के रूप में लिखा है, जी के रूप में। ठीक है, तो एक फंक्शन हमारे पास एक्स एफ के रूप में है और एक फंक्शन किसके रूप में, जी के रूप में है। तो पहला ऑपरेशन देखिए, पहला ऑपरेशन हमारा रहेगा एडिशन का। तो पहले ऑपरेशन में हमने क्या किया है, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x, क्या रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट हमको ये मिलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ g। ओके, सॉरी, फंक्शन ऑफ x, ये g के रूप में है, ये x के रूप में है। ठीक है, तो जब दो फंक्शन का हम एडिशन करते हैं तो ये एडिशन किसके बराबर होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किसके लिए होता है, एडिशन के लिए होता है। दूसरा ऑपरेशन देखिए, सेकंड ऑपरेशन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, फंक्शन x माइनस फंक्शन x। ठीक, बस साइन का आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, राइट। थर्ड देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन x मल्टीप्लाई फंक्शन x इक्वल फंक्शन, ये आ गया आपका gf। अगला ऑपरेशन देखिए, फोर्थ नंबर का, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ x, क्या देगा, लिमिट gx। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशन है, हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक f के फॉर्म में और एक g के फॉर्म में दिया गया है। अगर उनका एडिशन करना है तो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एडिशन रूल से, सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला और डिवीजन के लिए ये वाला। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लिमिट को अप्लाई करने के कुछ मेथड सीखते हैं, उस पर आइए। एक चीज और देखिए इसमें, 5 नंबर का, मान लीजिए सेकंड फंक्शन gx आपको कांस्टेंट दिया गया है लैम्डा, कितना दिया गया है, लैम्डा। तो इसको आपको अप्लाई करना है, इसको आपको अप्लाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा फंक्शन fx। तो इसको आप जब अप्लाई करेंगे, ये वाला फंक्शन आपको लैम्डा दिया है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट दिया है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को सिंपली आपको क्या कर देना है, बाहर निकाल देना लिमिट में से, और इस फंक्शन में आपको लिमिट को क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये वाला रूल भी याद रखिए, कांस्टेंट वाला। अगर आपके पास दूसरा फंक्शन कांस्टेंट है और पहला फंक्शन कुछ दिया गया है तो कांस्टेंट वाली टर्म को आप बाहर निकाल देंगे और फंक्शन में आप लिमिट अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके मेथड देखते हैं। हाँ जी, लिमिट अप्लाई करने के मेथड देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ सब फंक्शन। ठीक है, ओके। पहला इसमें रूल है आपका डिनोमिनेटर का। अगर मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर कितना आता है, 1 आता है, तो अगर आपका डिनोमिनेटर 1 है तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको फंक्शन दिया गया है दिस फंक्शन, और आपका डिनोमिनेटर कितना है, दिख रहा है आपको 1 है। अगर डिनोमिनेटर 1 है तो डायरेक्ट आप लिमिट को अप्लाई करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना मिल जाएगा, 1। तो डायरेक्टली आप फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं यदि डिनोमिनेटर क्या हो, 1 हो। ओके, अब देखिए, यदि डिनोमिनेटर, सेकंड मेथड, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 1 है। अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 1 है तो आप डायरेक्ट 1 अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप 1 रखेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो
ये लिमिट फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको डिनोमिनेटर 1 बनाने की कोशिश करना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आंसर देखिए, इसको हम फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, राइट। इस तरह से हम करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1। देखिए अब इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब यदि आप इस लिमिट को अप्लाई करते हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको यही चेक करना है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है या नहीं है। अगर 1 नहीं है तो पहले आपको 1 करना पड़ेगा। ठीक, तीसरा मेथड इसका क्या है, अगर आपके पास डायरेक्ट कांस्टेंट है तो इसमें लिमिट अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो वही कांस्टेंट आपका फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका मेथड आता है लिमिट x टेंड्स टू दिस, और आपको फंक्शन दिया गया है x की पावर n माइनस e की पावर n अपॉन x माइनस e। ये तो इस सिचुएशन में आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n e की पावर n माइनस 1। इसमें लिमिट अप्लाई करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n e की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये तो हमने याद कर लिया कि n e की पावर n माइनस 1 होता है इस सिचुएशन में। बट ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर हम चाहें तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, एक बार हम इसको प्रूव करके देख लेंगे और समझ लेंगे कि n e की पावर n माइनस 1 कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। बार बार हम उसका इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई करके इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। यहाँ कहीं भी हमको ऐसी सिचुएशन दिखेगी, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उस पर आइए, इसका प्रूफ देखिए कि ये चीज़ हमने कैसे बनानी है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू a प्लस एच, राइट। तो x के स्थान पर हम क्या रख के चलेंगे, a प्लस एच रख के चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम x के स्थान पर a प्लस एच रखेंगे तो हम ये चाहते हैं कि इसकी लिमिट भी क्या हो जाए, h में कन्वर्ट हो जाए। तो इसकी लिमिट h में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप देख रहे हैं कि x टेंड्स टू a है। अगर आप x के स्थान पर a रख देते हैं, यहाँ पर आप a रख देते हैं और आप देख रहे हैं कि a प्लस एच है, तो a से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अब आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, h में हो जाएगी। तो जब आप ये वाली सिचुएशन इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिमिट भी टाइम बनानी पड़ेगी, h में बनानी पड़ेगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से, लिमिट इस जगह पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0। देख रहे हैं h की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ओके, x के स्थान पर तो हमने क्या रखा, a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर क्या है, n। x के स्थान पर क्या रखा, a प्लस एच और माइनस क्या है, a, राइट। ओके, ये मान के चल रहा है और यहीं से आपको लिमिट निकाल लेनी है, a की वैल्यू x की जगह वैल्यू रख कर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं आप, ये वाला ए से ये वाला ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो जाने दीजिए। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये 1/h को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा a प्लस एच की पावर n माइनस a n, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें से a की पावर n को कॉमन निकालते हैं, यानी a कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसमें से a कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए हम इस तरह से लिख पाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/h, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो इसमें a कॉमन निकालना चाहते हो तो a अकेला कॉमन नहीं आएगा, पावर लगी n, तो a की पावर n कॉमन आएगा। तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर a नहीं था तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, a का डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से माइनस a की पावर n, जितना चाहे उतना हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि a की पावर n, a की पावर n दोनों में से कॉमन आता है, तो अगले स्टेप में से हमने इसको कॉमन निकाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n को हमने कॉमन निकाला, h, अंदर कितना बच रहा है, 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको बाइनोमियल थ्योरम से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे।
तो अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, उसको देखिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया और उससे इसका एक्सपेंशन निकाला, एक्सपेंड किया इसको इस तरह से। देखिए ये तो हमारा जैसा का तैसा है वैसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ओके। अब बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से क्या आएगा, 1 प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 h अपॉन a प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h अपॉन a का स्क्वायर प्लस इस तरह से टर्म आगे बढ़ती चली जाएगी, प्लस लगा के आगे बढ़ती चली जाएगी और देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आपका 1 है। तो ये मैंने लिख दिया माइनस का 1। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब ये जो टर्म बन रही है इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n अपॉन h, ये कितना है n h अपॉन a प्लस 1 का फैक्टर क्या कितना होता है 1, तो 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। ये कितना है देखिए, इसका मल्टीप्लाई किया a की पावर n अपॉन h, यहाँ कितना बचा n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टर थोड़ा 2 गुणा 1, और ये कितना चल रहा है h अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे h के स्थान पर 0। तो देखिए ये h से ये h तो कैंसिल हो गया और हमने लिमिट को भी अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर तो h है नहीं है और यहाँ पर लिमिट हमने अप्लाई किया है और h नहीं है, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा। और अभी आपने देखा था जो कांस्टेंट है वही हम लिखेंगे, तो a की पावर n h अपॉन a आ जाएगा प्लस। अब लिमिट को जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर h है, तो h की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, तो ये सारा का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, केवल हमारा इतना बचा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, a की पावर n h, अब ये a है कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या है n, मल्टीप्लाई में क्या है n, तो इम्प्लाई करके हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सॉल्व किसको किया था, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n, x माइनस a की लिमिट क्या होती है n a की पावर n माइनस 1 होती है। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तो बार बार हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, यहाँ कहीं भी ऐसी टर्म बनेगी हमारे क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे n a की पावर n माइनस 1, ठीक है ओके। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन हम सॉल्व